वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, अंतिम क्लास तक अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 1 की, जिसके अंतर्गत हमने आवेश के संदर्भ में पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र बनता है और क्या क्या उसके गुणधर्म होते हैं। इसी कड़ी में आज अपनी बात करने वाले हैं आवेशन क्या होता है, आवेशन किसे कहते हो। तो क्या होता है आवेशन? जब किसी भी पदार्थ को अपने आवेशित करते हैं, तो पदार्थ को जब भी अपने आवेशित करेंगे तो पदार्थ को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाएगी। किसे कहोगे आवेशन? पदार्थ को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। अब आवेशन होता कैसे है, आवेशन कितने प्रकार से होता है? मोस्टली आवेशन कई प्रकार से हो सकता है। इसकी 3-4 विधियां जिसको अपने ऐसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले अपने ये जान लेते हैं कि आवेशन क्यों होता है, क्या उसका मूल कारण है। जैसे अपने पास दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ तो बच्चों ये हो गया, इस पदार्थ को अपने नाम दे दिया ए, और एक पदार्थ अपने पास ये हो गया, इसको अपने नाम दे देंगे पदार्थ बी। सपोज दैट ए पदार्थ में कुछ एक इलेक्ट्रॉन है, इसी प्रकार बी पदार्थ में भी कुछ एक इलेक्ट्रॉन है। तो ए और बी पदार्थ की यदि आप आपस में क्रिया करवाते हो, उस कंडीशन में एक भाग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे भाग में इलेक्ट्रॉन जाएगा। मान लो भाग ए से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे भाग बी में जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसके ऊपर धनावेश आ गया, इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया? इसके ऊपर ऋणावेश आ गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा आ गए, नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा आ गया। तो ये दोनों ही पदार्थ आवेशित हो गए। ये तो हो गया है पॉजिटिव आवेशित, ये तो हो गया पॉजिटिव, और ये बन जाता है नेगेटिव। तो उस पर पॉजिटिव आवेश है और इस पे नेगेटिव आवेश है। इन पदार्थों को हमने जिस प्रक्रिया के द्वारा आवेशित किया है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। तो पदार्थों को आवेशित करना ही क्या कहलाता है? आवेशन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आवेशन का मूल कारण क्या है, ये एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। आवेशन किसे कहते हैं, आवेशन का मूल कारण बताइए, यानी कि क्यों होता है आवेशन। तो जाहिर सी बात है कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के संपर्क में लाएंगे, उसको रगड़ेंगे, घर्षण करवाएंगे, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा। स्थानांतरित कौन होगा? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होना है। तो इलेक्ट्रॉन का एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित होना ही आवेशन का मूल कारण है। आवेशन क्यों होता है वो मूल कारण पूछ रहा है। तो एक भाग से दूसरे भाग में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना ही क्या है? आवेशन का मूल कारण है। ये चीज आप अच्छे से याद रखोगे। अब अपने बात कर लें कि आवेशन कितने प्रकार का होता है। तो मोस्टली बच्चों आवेशन 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा होता है स्पर्श द्वारा आवेशन, या इसको कह सकते हो चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा अपने यदि बात करें जिसमें न तो घर्षण करवाया जाता है न ही चालन करवाया जाता है, यानी कि स्पर्श करवाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ओके, तो अपने तीनों ही आवेशन की प्रक्रियाओं को बारी बारी समझेंगे। नंबर 1 होगा घर्षण द्वारा, नंबर 2 होगा चालन या स्पर्श द्वारा, और नंबर 3 होगा प्रेरण द्वारा। तो सबसे पहले अपने बात करें फर्स्ट घर्षण द्वारा आवेशन के। तो बच्चों अपने पास पहला टाइप है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है? इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होगा। इसके अंतर्गत क्या होता है? दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, घर्षण करवाया जाता है। जैसे हमें कई बार देखने को मिलता है ना कि अपने सर्दियों के दिनों में यदि दो हाथों को आपस में रगड़ लेते हैं, दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो घर्षण ऊर्जा होती है। तो फिर आवेशित कैसे होंगे वो? जब भी दो पदार्थों को आपस में रगड़ोगे। दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल, कंघी अपने सूखे बालों में करते हैं तो कुछ समय पश्चात कंघी और बाल आपस में चिपकने लगते हैं। कंघी को जरा सा पास में लेके आओगे तो बाल उसके चिपकेंगे। क्यों होता है ऐसा? किस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि कंघी और बालों को आपस में रगड़ेंगे तो कंघी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा और बालों पे कौन सा चार्ज आएगा। तो जी अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कंघी को जब भी बालों में रगड़ा जाता है, अर्थात कंघी और बालों के बीच में घर्षण करवाया जाता है, तो कौन सा भाग पॉजिटिव होगा और कौन सा भाग नेगेटिव हो जाएगा। तो जी यहाँ पे जो कंघी होता है वो ऋण
आवेशित होता है और जो बाल होते हैं वो धन आवेशित होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि अपने जो सूखे बाल हैं उसके ऊपर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज और जो कंघी होता है उसके ऊपर आएगा जी नेगेटिव चार्ज। एक्चुअल में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कंघी से सूखे बालों से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किसको मिलेगा? कंघी को मिलेगा। बालों से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, बालों से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, किसको मिलता है? कंघी को मिलता है। तो कंघी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आकर के जमा हो जाते हैं तो कंघी के ऊपर आवेश बढ़ जाता है, कौन सा? नेगेटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो यहाँ पे बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान रखोगे, दो पदार्थ सूखे बाल और कंघी आपस में उनको रगड़ेंगे तो सूखे बालों से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कंघी को मिलेंगे, कंघी बनेगा नेगेटिव, सूखे बाल बन जाएंगे पॉजिटिव। इसी प्रकार से अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप एम्बर और ऊन को रगड़िए या बिल्ली की खाल या रेशम को रगड़िए, तो यहाँ पे अनेक प्रकार की घर्षण प्रक्रियाओं के द्वारा हम उनको आवेशित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि घर्षण द्वारा आवेशन में जब भी दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ पे आता है पॉजिटिव चार्ज और एक पदार्थ पे आता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि घर्षण द्वारा प्रक्रिया में जो भी आवेशन आता है, पदार्थ आवेशित होते हैं वो विपरीत प्रकृति से आवेशित होते हैं, उनके ऊपर जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है, अर्थात एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो दूसरे के ऊपर क्या बनेगा? नेगेटिव बन जाता है। तो विपरीत प्रकृति से ये आवेशित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। इस आवेशन की विधियों में कोई भी एक विधि का नाम दे देगा और ये बोल देगा कि इस प्रकार की विधि में किस प्रकार का आवेश जनरेट होता है। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या बनता है? विपरीत प्रकृति का आवेश जनरेट होता है। तो किसे कहते हो? घर्षण द्वारा आवेश। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा या घिसा जाता है तो दोनों ही पदार्थ विपरीत प्रकृति से आवेशित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। सेकंड अपने बात करें तो दूसरा बनता है जी स्पर्श द्वारा, या इसका एक और नाम होता है चालन द्वारा। स्पर्श द्वारा या चालन द्वारा, दोनों का मतलब एक ही होगा। स्पर्श टच करवाना है, चालन कोई कंडक्टिव सब्सटेंस होना चाहिए, चालक पदार्थ होना चाहिए। दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण, अपने घरों में पावर सप्लाई होता है लाइट का, एक वायर है जिसमें लाइट है, सपोज दैट ये अपने पास एक वायर हो गया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और ये अपने पास एक अन्य वायर हो गया दूसरा जिसमें करंट नहीं है। यदि इस तार को जिसमें करंट नहीं है इसको अपने पहले वाले करंट वाले वायर से टच करवा देंगे तो इस दूसरे वाले वायर में भी करंट फ्लो होने लगेगा और धारा प्रवाहित होती है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो यहाँ पे केवल हमने क्या करवाया? स्पर्श करवाया। क्या करवाया? स्पर्श करवाया। तो दूसरा जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, दूसरा तार, वो भी क्या है? आवेशित हो जाता है, उसमें भी धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रक्रिया होती है वो स्पर्श द्वारा या चालन द्वारा होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये होती है कि जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है तो सामने वाले में भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ही गति करेगा, यानी कि इसमें जो आवेश फैलेगा, दो पदार्थों के ऊपर जो आवेश आता है इस विधि के अंतर्गत, वो समान प्रकृति का आवेश होता है। प्रकृति कैसी होती है? समान प्रकृति होती है। बच्चों ये प्रकृति आपको अच्छे से याद रखनी है। तो जैसे कि घर्षण में क्या था? विपरीत प्रकृति का आवेश था। स्पर्श द्वारा या चालन द्वारा में क्या होता है? समान प्रकृति का आवेश आता है। तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखोगे कि प्रकृति किस प्रकार की और कौन सी प्रक्रिया में आती है। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे ये जो भी पदार्थ आपने लिए हैं स्पर्श द्वारा या चालन द्वारा प्रक्रिया में, तो ये केवल और केवल चालक पदार्थ होने चाहिए। चालक पदार्थ यदि ये नहीं है तो ये प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। घर्षण द्वारा विधि जो भी होती है उसमें चालक या कुचालक सारे पदार्थ यूज में आ सकते हैं। मोस्टली वो कुचालक पदार्थों के लिए ज़्यादा प्रभावी होता है। और स्पर्श द्वारा या चालन द्वारा में क्या होना चाहिए? पदार्थ कैसा होना चाहिए? पदार्थ निश्चित रूप से कैसा होना चाहिए? चालक पदार्थ होना चाहिए। तो स्पर्श द्वारा या चालन द्वारा किसे कहोगे? जब किसी भी आवेशित पदार्थ के पास में दूसरा उदासीन पदार्थ रखते हैं। हाँ, एक चीज और कि घर्षण द्वारा प्रक्रिया में दोनों ही पदार्थ थे वो प्रारंभ में उदासीन थे। उदासीन पदार्थों का आपस में रगड़ा तो ये चार्ज हो गए, आवेशित हो गए। लेकिन इस दूसरी प्रक्रिया में
एक पदार्थ का पहले से आवेशित होना जरूरी है। एक आवेशित पदार्थ के पास में एक अनावेशित यानी कि उदासीन पदार्थ को रखते हो तो ये जो उदासीन पदार्थ होता है वो भी आवेशित हो जाता है और इस पदार्थ पे ठीक वही आवेश आता है जो पहले वाले पदार्थ पर विद्यमान था, यानी कि दोनों पदार्थों पे समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों अपने बारी बारी से बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन एक भाग से निकलता है दूसरे भाग में ट्रांसफर हो जाता है। तीसरा, अपने टाइप पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो उस पदार्थ के द्रव्यमान में हमेशा परिवर्तन होता है। कितना परिवर्तन होगा देखते हैं। दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ बात कर लेते हैं। मान लो ये एक बकेट है, एक बाल्टी मान लो, इसमें ये बहुत सारे छोटे छोटे कंकर पत्थर हैं। सपोज दैट एक कंकर पत्थर है ये, प्रत्येक कंकर का द्रव्यमान है वो 50 ग्राम मान लो। कितना मान लिया? 50 ग्राम। प्रत्येक का द्रव्यमान 50 ग्राम है। तो एक कंकर को यदि अपने यहां से बाहर निकाल दे, एक कंकर ये कम हो गया, इस पदार्थ के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? द्रव्यमान कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 50 ग्राम कम होगा। दूसरे कंकर को और निकाल दो, कुल द्रव्यमान कितना कम हो गया जी? 100 ग्राम कम हो गया। यदि निकालने की बजाय इसके अंदर अपने पदार्थ को डाल दें, अर्थात एक कंकर को डाल दें, तो इसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। कितनी? जितने द्रव्यमान का वो कंकर था, यानी कि 50 ग्राम। ऐसे ही कंडीशन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण होती है। जैसे अपने पास ये एक पदार्थ है, अब इस पदार्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। लो जी, ये हो गए अपने पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अब घर्षण करवाएंगे या फिर जो अन्य प्रक्रिया अपने लागू करेंगे, हमें क्या करना है? पदार्थ को आवेशित करना है। आवेशन में जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निष्कासित होता है या फिर प्रवेश करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 10⁻³ किलोग्राम। ये द्रव्यमान किसका होता है? ये द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका द्रव्यमान होगा? इलेक्ट्रॉन का। यदि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा तो इस पदार्थ के द्रव्यमान में इतनी कमी आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल जाए, जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, द्रव्यमान में कमी कितनी होगी? 9.1 10⁻³ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो द्रव्यमान को मैंने क्या बोल दिया? me बोल दिया। 2 निकल गए तो 3 निकल गए तो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो द्रव्यमान में कमी कितनी आती है? me आती है। 2 निकलते हैं तो 2 me द्रव्यमान कम होगा। 3 निकलते हैं तो 3 me द्रव्यमान कम होगा, यानी कि n निकल जाए तो nme द्रव्यमान पदार्थ का कम हो जाएगा और ये पदार्थ के टोटल द्रव्यमान में परिवर्तन अपने कह सकते हैं। तो शॉर्ट एंड स्वीट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रॉन का जब आदान प्रदान होता है तो हमेशा द्रव्यमान में कमी आती है या द्रव्यमान में वृद्धि भी होती है। तो निकाला है हमने, प्रवेश करवा देंगे तो क्या होगा? द्रव्यमान में वृद्धि भी हो जाएगी। कहने का मतलब आवेशन की प्रक्रिया में द्रव्यमान में हमेशा परिवर्तन होता है। और किस फॉर्मूले से परिवर्तन निकालते हो? n × me। इस फॉर्मूले से आप परिवर्तन निकाल सकते हो, जहां पे n क्या होता है? प्रवेशित या निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और me क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। तो जितना भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके संदर्भ में पदार्थ के द्रव्यमान में है वो परिवर्तन हो जाता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखोगे। ओके, अब अपनी बात कर लेते हैं तीसरी विधि जो कि अपने पास था, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन में न तो पदार्थों को स्पर्श करवाया जाता, न ही उनका घर्षण करवाया जाता। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के पास में केवल और केवल रख दिया जाता है। जैसे अपने पास ये कोई एक आवेशित पदार्थ है, सपोज दैट इसके ऊपर पहले से ही एक आवेश है और किस प्रकृति का आवेश है? धनात्मक प्रकृति का आवेश है, ये हमने मान लिया।
इसके पास में अपने कोई एक अन्य उदासीन पदार्थ रखेंगे। ये तो था पॉजिटिव चार्ज का, और ये कैसा हो गया, ये हो गया उदासीन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो उदासीन पदार्थ है ना, उदासीन पदार्थ में प्लस माइनस हमेशा इस प्रकार जोड़े में विद्यमान रहते हैं। प्लस और माइनस इस प्रकार से अरेंज रहेंगे ग्रुप के साथ में, जितने धनात्मक आवेश उतने ही ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ पे प्रेरण की प्रक्रिया संपन्न होगी। प्रेरण की प्रक्रिया क्या होती है कि ये जो उदासीन पदार्थ है, इसका नेगेटिव चार्ज, किसका, उदासीन पदार्थ का नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस पदार्थ की पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित होगा। तो ये जो भाग अपने, जैसा कि इसके पास में ये प्लस था और यहाँ पे हमने जो भी पदार्थ रखा था जो उदासीन था, तो इसका नेगेटिव आवेश है वो इस ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। और इसका जो पॉजिटिव है ना वो बाहर निकल जाएगा, या बाहर निकलेगा मतलब दूर स्थानांतरित होगा। जितनी ज़्यादा दूर स्थानांतरित हो सकता है वो पदार्थ से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये धनात्मक आवेश इस किनारे पे आएगा और ऋणात्मक आवेश इसकी ओर आकर्षित होगा। यदि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पे कौन सा आवेश आकर्षित होता, पॉजिटिव चार्ज। ओके, ठीक है जी। अभी क्या करेंगे, इसके एक किनारे को आप भूसंपर्कित कर दो, ग्राउंडेड कर दो। भूसंपर्क का बहुत सारा एक रीजन है, क्या काम आता है भूसंपर्क यानी कि ग्राउंडेड पार्ट, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यदि आप इसको यहाँ से भूसंपर्कित कर देते हो तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड के संपर्क में आने के कारण नष्ट हो जाता है, निरस्त हो जाता है। अब जब ये पूर्णतया धनात्मक आवेश नष्ट हो जाता है, अब इस भू संपर्क को आप हटा लेते हो, अब इस छड़ को भी आप हटा लोगे तो इस पदार्थ पे जो भी बचा हुआ आवेश है वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव प्रकृति का चार्ज आ जाता है। ओके, तो ये रामायण क्या थी, हमने नेक तो इसको रगड़ा है, घर्षण करवाया है, नहीं दोनों को हमने टच करवाया है। एक उदासीन पदार्थ को एक आवेशित पदार्थ के पास में रखा है और जो उदासीन पदार्थ था वो विपरीत प्रकृति से आवेशित हो गया था। ये प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है, यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। सिंपल प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, उदासीन पदार्थ का जो भी आवेश है, यहाँ जो आवेश उसका होगा उसका विपरीत प्रकृति का आवेश एक प्रभाग पे जमा होगा और दूसरा समान प्रकृति का आवेश है वो दूसरे प्रभाग पे जमा होगा और समान प्रकृति के आवेश को भू संपर्कित करके नष्ट कर देते हैं तो इस पदार्थ पे एक विपरीत प्रकृति का आवेश है वो जमा रह जाता है। ये प्रक्रिया होती है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब बच्चों ये पार्ट हो गए 3। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रेरण द्वारा विभिन्न प्रकार से आवेशित पदार्थ कैसे बनेंगे उसको अपने आवेशित करेंगे। 2 पदार्थ हैं, एक की वे विपरीत प्रकृति का आएगा या समान प्रकृति का आएगा, उसको भी अपने आगे समझेंगे। फिलहाल अपने पास कंडीशन ये है कि प्रेरण द्वारा आवेश में विपरीत प्रकृति का आवेश आ रहा है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल अपने लौटेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए।